बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसके कंटेंट्स हैं जो हम आज कवर करेंगे। पोजीशन वेक्टर, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये आज के हमारे कंटेंट्स हैं जो आज लेक्चर नंबर 3 में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर देखते हैं। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या और ये क्या होता है। द पोजीशन वेक्टर आर इज ए वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। अब ये पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन दी गई है कि पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है कि जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर देखें तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट को हमने हाईलाइट करना है, उस पॉइंट को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो उस पॉइंट को हम किस तरह से ढूंढेंगे, उस पॉइंट को हम किस तरह से लोकेट करेंगे। ठीक है, तो जो पॉइंट को लोकेट करने के लिए वेक्टर यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं ये पोजीशन वेक्टर है। इसकी हम जो नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम से मजीद डिटेल में बात करेंगे। It is represented by straight line drawn in such a way that its tail coincides with the origin and head with the point P. अब इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि पोजीशन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसकी जो टेल है वो ओरिजिन के साथ ज्वाइन की जाती है और उसका जो हेड है वो पॉइंट P के साथ ज्वाइन किया जाता है जिसको हमने लोकेट करना है। The projection in x and y axis of the coordinates a and b are they are rectangular components of R। तो ये हम तीनों पॉइंट यहाँ पे मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है और जो पिंक कलर में वेक्टर आ रहा है ये पोजीशन वेक्टर है। ये कोऑर्डिनेट हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये पॉइंट पी है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है, लोकेट करना है। तो अब अगर हमारे पास एक्स एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस में कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ए और बी, इसको हमने लोकेट करना है कि पॉइंट कहाँ पे है, तो हम किस तरह से लोकेट करेंगे। तो अब हम एक ऐसा वेक्टर खींचेंगे जिसकी जो टेल है ये ओरिजिन के साथ ज्वाइन हो और जिसका जो हेड है ये पॉइंट पी के साथ जो है वो मैच कर रहा हो, पॉइंट पी के साथ जो है वो ज्वाइन कर रहा हो। तो इस वेक्टर को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए जो वेक्टर यूज किया जाता है उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये 2 डायमेंशन में है एक्स और वाई एक्सिस में। इसी तरह अगर 3 डायमेंशन में बात करें, इसमें 3 एक्सिस हमारे पास होते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। ठीक है, ये पॉइंट पी है और जाहिर है इसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे ए बी और सी। जिस तरह ये पॉइंट है इसमें सिर्फ एक्स और वाई शामिल है, इसमें तीनों है, लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। और ये पोजीशन वेक्टर आर है। तो 3 डायमेंशन में हमारे पास पोजीशन वेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए, लोकेट करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी। अच्छा, अब ये जो पोजीशन वेक्टर है उसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड के 2 फार्मूले हैं। वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। आर जो है ये यूनिट पोजीशन वेक्टर है, आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। तो ये हमारे पास यहाँ अगर ये पोजीशन वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है और ये पॉइंट पी है जिसको हमने लोकेट करना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, जो कि ए के बराबर है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि बी के बराबर है। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस में हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर हमने इस पॉइंट तक पहुंचना है तो इस पॉइंट तक सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ देखेंगे और फिर यहाँ से यहाँ जाना है। हमारे पास ये भी मेथड इसका हो सकता है। तो अब देखिएगा ओ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए के बराबर है और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो बी के बराबर है। तो इस तरह हम वेक्टर को एक्स एक्सिस में किस तरह से लिखते हैं, आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। ठीक है, जो ये वाला जो ए इसकी जो कंपोनेंट है इस वेक्टर का वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है या आई यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग है, और जो ये वाला जो इसका कंपोनेंट है जो वाई कंपोनेंट है जिसको हमने बी कहा हुआ है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है या ये जे के यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग है। तो इसकी तो ये कंप्लीट जो वेक्टर है 2 डायमेंशन में है वो हम इस तरह से लिखते हैं, आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। ये उसकी मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन बता रहा है, प्लस ये उसकी वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड है और ये वाई एक्सिस में आपको डायरेक्शन बता रहा है। तो इसकी मैग्नीट्यूड हम किस तरह से लिखेंगे, आर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट्स का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट्स का स्क्वायर।
किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरह से लिखी जाती है कि उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं एक्स एक्सिस में प्लस वाई एक्सिस में प्लस जी एक्सिस में, उनकी जो मैग्नीट्यूड होता है उनका हम स्क्वायर ले लें, उनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो 2 डायमेंशन में हमारे पास जो वेक्टर होगा उसकी क्या मैग्नीट्यूड आएगी, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। इन 3 डायमेंशन, इसी तरह 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास जो वेक्टर है उसकी कुछ इस तरह से फॉर्म बनेगी, जिसमें ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। ये जो आई यूनिट वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, जो जे यूनिट वेक्टर है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और जो के यूनिट वेक्टर है ये जी एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और बाकी ये उसकी मैग्नीट्यूड है। जो ए है ये इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड है, जो बी है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड है, इसी तरह जो सी है ये जी एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा ये उसकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है या आई एक्सिस के अलॉन्ग है उसको हमने ए कहा हुआ है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है उसको हमने बी कहा हुआ है, और फिर जो जी एक्सिस मतलब जो स्पेस में होगा जो हाइट उसकी होगी वो किसके एक्सिस के अलॉन्ग होगी, वो जी एक्सिस के अलॉन्ग होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो यूनिट वेक्टर 3 डायमेंशन में उसकी मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखी जाती है, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेन टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि हमने वेक्टर की एडिशन करनी है, वेक्टर्स को जमा करना है विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने कंपोनेंट्स इसके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, अब हमने उनको ऐड करके तो वेक्टर्स को देखने के उनको किस तरह से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक है 2.2। Let A and B be the two vectors represented by the lines OM and ON respectively। ये हमारी डायग्राम है, मेन डायग्राम है टॉपिक का। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं फिगर 1 के अंदर, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने 2 वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये जो ब्लू कलर में है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अब इसकी जो मैग्नीट्यूड है या उसको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ओ से एम, और जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो ओ से एन तक है, ठीक है। तो ये वेक्टर को बोल्ड करने के लिए हमें पता है कि वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या उनके ऊपर एरो लगाते हैं या उन्हें हम बोल्ड कर देते हैं। तो इसलिए हमने वेक्टर ए और बी को इस तरह से बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो ये 2 वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों को हमने ऐड करना है, ठीक है। बुक में ये डायग्राम नहीं दी हुई, ये वाली, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने ये फिगर ए जो है ये ड्रॉ की है। बुक में जो मेन डायग्राम है वो ये दी हुई है फिगर 2। तो इसका पर्पस ये है कि जो ये वेक्टर है वेक्टर बी, उसको हमने वेक्टर ए के अंदर ऐड करना है। तो ये उसकी मेन डायग्राम है फिगर 2। अच्छा, यहाँ पे आप देखते हैं बारी बारी स्टेप बाय स्टेप इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर ए है ये ब्लू कलर में। अब दूसरा जो ये वाला जो वेक्टर बी है उसको एज इट इज आपने कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह हमने देखा था कि एडिशन किस तरह से होती है, हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल क्या है कि 2 वेक्टर्स को आप किस तरह से ऐड करते हैं कि एक वेक्टर की जो हेड है वो दूसरे वेक्टर की टेल से ज्वाइन हो रही हो, ठीक है, और फिर हम उसका रिजल्टेंट देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो एग्जैक्टली इसी तरह जो ये वेक्टर बी है इसको हमने उठा के वेक्टर ए के ऊपर इस तरह से अटैच कर दिया, और इस तरह से अटैच किया कि जो वेक्टर बी की टेल है वो वेक्टर ए के हेड से मैच कर रही है, ठीक है। अब हम इसका रिजल्टेंट देखेंगे। अब यहाँ से दोबारा पॉइंट ओ या ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो वेक्टर है जो पिंक कलर में है ये है रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हमें ये बताएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों को हमने ऐड किया है तो उनका जो इफेक्टिव रिजल्टेंट आया वो किसके बराबर है, वो आर इसके बराबर है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का क्या रोल है। तो अब देखिएगा कि ये जो वेक्टर ए है इसके हमने कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं। कंपोनेंट्स किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो हमने देखा हुआ पिछले टॉपिक में कि कोई भी वेक्टर है उसके कंपोनेंट 2 होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है और एक वाई कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब ये देखिएगा ये वेक्टर ए है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ओ से क्यू इसकी मैग्नीट्यूड है, और ये वेक्टर का कंपोनेंट है ए एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा क्यू एम, ठीक है। ये एम है और ये क्यू है, तो क्यू एम क्या होगा इसका, ये वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट।
इसी तरह जो ये वाला वेक्टर है, वेक्टर बी, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, ये बी एक्स, ठीक है। ये वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी एक्स हो जाएगा, और इसका वाई कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, बी वाई के इक्वल होगा। तो इसी तरह हमने वेक्टर ए के एक्स कम और वाई कंपोनेंट्स देख लिए। वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट ये ओ क्यू के बराबर है और वाई कंपोनेंट क्यू एम के बराबर है। वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट एम एस के बराबर है और वाई कंपोनेंट किसके बराबर है, एस पी, ठीक है। ये हमने इसके कंपोनेंट्स देख लिए। अच्छा, अब रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ आते हैं। जिस तरह हमने वेक्टर ए और बी के कंपोनेंट एक्स और वाई कंपोनेंट्स देखे, इसी तरह हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है इसके भी एक्स और वाई कंपोनेंट्स देखने हैं। अब उस वेक्टर को देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये नीचे इस तरह से जो पिंक कलर की डॉटेड लाइन है जिसके नीचे आर एक्स लिखा हुआ है, ये वेक्टर आर का ये एक्स कंपोनेंट है नीचे, मतलब इस ब्लैक लाइन के ऊपर आएगा यहाँ तक। इसका y कंपोनेंट कौन सा है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट है, ठीक है। ये डायग्राम समझ आ गया आप लोगों को। तो इस डायग्राम की मदद से हम आगे फर्दर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 2 ए एक्स, फिगर 2 ये वाली है और फिगर 1 ये वाली है, सिर्फ समझाने के लिए थी। मेन जो है फिगर वो आपकी ये वाली है। इन फिगर 2 ax bx and rx are x components of vectors a b and r and their magnitudes are given by lines oq ms and qr respectively। तो अब हम देखते हैं a b और r वेक्टर के x कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ये वेक्टर a, ये b और r। तो वेक्टर a के x कंपोनेंट कौन से थे, ये ax। वेक्टर b का x कंपोनेंट कौन सा था, ये bx। और वेक्टर r का x कंपोनेंट कौन सा था, ये rx। तो अब हम इनकी मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। ए एक्स जो है इसकी मैग्नीट्यूड कौन सी है, ओ क्यू। ये ए एक्स की मैग्नीट्यूड ओ क्यू के बराबर है। जो बी एक्स है इसकी मैग्नीट्यूड एम एस के बराबर है, लेकिन ये देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एम एस वो क्यू आर के भी इक्वल है, ठीक है। तो फिर हम उसको एम एस की जगह पे क्यू आर लिख लेते हैं, क्यू आर। तो बी एक्स किसके बराबर है, क्यू आर के। और जो आर एक्स है वो किसके बराबर होगा, ये आर एक्स है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ओ आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम उसको इस तरह से लिख लेते हैं। ये अब यहाँ पे अब सिंपल एक मैथमेटिक्स है। यहाँ पे आप देखिएगा जो ओ आर डिस्टेंस है ये किस किस के बराबर होगा, ओ क्यू प्लस क्यू आर के, ठीक है। ओ क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है और क्यू आर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और टोटल किसके बराबर होगा, ओ से लेके आर। तो उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। अब ओ क्यू जो है ये किसके बराबर है, ए एक्स के, और क्यू आर किसके बराबर है, ये बी एक्स के बराबर है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं जो ओ क्यू है ये ए एक्स के बराबर है और क्यू आर जो है ये बी एक्स के बराबर है। और ओ आर जो है ये कंप्लीट आर एक्स के बराबर है, मतलब कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आर एक्स के बराबर है। तो विच मीन्स दैट, अच्छा अब ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें ओ आर आर एक्स के बराबर है, ओ क्यू ए एक्स के बराबर है और क्यू आर बी एक्स के बराबर है। तो आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। तो इसका ये नीचे रिजल्ट लिखा हुआ है जो हमने अभी तक की स्टेप्स किए हैं। which means that the sum of magnitude of x component of two vectors are equal to the x component of resultant। ठीक है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर ए के सारे x कंपोनेंट्स, वेक्टर बी का x कंपोनेंट, ये इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो हमारे पास जो सम आएगा वो किसके बराबर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर के x कंपोनेंट के बराबर आएगा, ठीक है। वो हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि ये वेक्टर ए का कंपोनेंट x कंपोनेंट है, ये वेक्टर बी का x कंपोनेंट है, इन दोनों को हमने ऐड किया हुआ है और इसकी जो एडिशन है वो किसके इक्वल होगी, जो वेक्टर आर है उसके जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके x कंपोनेंट के इक्वल इसका सम होगा, ठीक है। इस रिजल्ट का ये मतलब बनता है। तो ये आपने याद रखनी कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और इसके बाद हम देखते हैं फॉर y कंपोनेंट्स। ये दोबारा से डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। y कंपोनेंट्स के लिए हम क्या देखते हैं कि इसी तरह एग्जैक्टली जिस तरह हमने x कंपोनेंट्स प्लॉट किए हैं इसी तरह हम इसके y कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे। y कंपोनेंट किसके बराबर होंगे, अब आप देखिएगा कि यहाँ से p से लेके r तक इसका जो रिजल्टेंट है, जो वेक्टर r है ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर, इसका y कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये ry मैंने लिखा हुआ है ये पिंक कलर में। ये इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, p से लेके s तक, ये इसकी मैग्नीट्यूड है,
ये ब्लू और पिंक ये दोनों जो है इनकी लेंथ सेम है, ठीक है। आपने ये कंफ्यूज नहीं करना कि ये मैंने ब्लू कलर ये वाली जो लाइन है इसको हमने पी और आर का नाम दिया है, लेकिन ये डिस्टेंस दोनों का बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। तो इसलिए हमने कहा हुआ है कि जो वेक्टर आर वाई है या जो आर वेक्टर का वाई कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगी, पी आर के, ठीक है। पी आर या आर पी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, आर एस के, ये आर एस के प्लस एस पी के। अब देखें कि आर एस जो है ये क्या चीज है, ये ए वाई है या ये वेक्टर ए का ये वाई कंपोनेंट है, ठीक है। वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट को हमने इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया हुआ था, ये क्यू और एम, और एग्जैक्टली यही जो लेंथ है वो इसकी आर एस की भी है, तो इसलिए हमने क्यू एम की जगह पे इसको लिख लिया आर एस। तो आर एस प्लस एस पी, ये एस और ये पी, तो अगर आप एस और पी और आर और एस इन दोनों को जमा करें तो टोटल लेंथ किसके बराबर आएगी, पी और आर के, ये पी और आर के। तो इसी तरह पी और आर या आर पी ये जो है ये वाई कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाई कंपोनेंट है, इज इक्वल टू आर एस जो है ये ए वाई के बराबर है, एस पी जो है ये बी वाई के बराबर है, ये एस पी जो है ये बी वाई के बराबर है। यहाँ से हम इसको देखते हैं, ये एस और पी और ये बी वाई के बराबर, मतलब वेक्टर बी का ये वाई कंपोनेंट और वेक्टर ए का ये वाई कंपोनेंट, इन दोनों को हमने ऐड किया हुआ ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, आर वाई के। तो आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, यहाँ पर भी हमारे पास वही रिजल्ट है, विच मीन्स दैट द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल टू द वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। कि हमारे पास दो वेक्टर के वाई कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड करें तो जो रिजल्ट, तो हमारे पास जो सम आएगा वो किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट वेक्टर के वाई कंपोनेंट के। अच्छा, आगे इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम देख लेते हैं। सिंस आर वाई एंड आर एक्स आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से थे, जिस तरह कोई भी सिंपल वेक्टर ए होता है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई होते हैं, इसी तरह ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये वाला ये रिजल्टेंट कंपोनेंट है और इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से थे, एक ये वाला था आर एक्स और एक ये वाला था आर वाई। तो r इज इक्वल टू आर एक्स, फिर इसका यूनिट वेक्टर आई आ जाएगा और जो y कंपोनेंट होता है उसके साथ यूनिट वेक्टर j अटैच किया जाता है। तो हम कंप्लीट वेक्टर की नोटेशन को इस तरह से लिखेंगे, r इज इक्वल टू आर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई जे यूनिट वेक्टर। अब आर एक्स और आर वाई की आप वैल्यूज पुट कर दें इसमें, इस इक्वेशन के अंदर। अब इक्वेशन 1 एंड 2 की वैल्यूज जो है वो पुट कर दें। इक्वेशन 1 कौन सी थी, ये वाली थी, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो ये वाली है, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। अब आर एक्स की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर दें, ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर दें, ए वाई प्लस बी वाई। तो ये आपके पास जो है रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा और वो किसके बराबर होगा, ये सारे के सारे एक्स कंपोनेंट हम ऐड कर देंगे प्लस ये सारे के सारे हम वाई कंपोनेंट ऐड कर देंगे। तो इट मीन्स कि जब भी हम किसी वेक्टर, मतलब कोई वेक्टर्स हैं हमारे पास, वो दो वेक्टर हैं या दो से ज्यादा हैं, 3 है 4 है या 10-15 वेक्टर्स हैं, उनको हमने ऐड करना है तो हम किस तरह ऐड करेंगे, हम पहले वेक्टर का रिजल्ट, हम पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालेंगे, दूसरे वेक्टर के निकालेंगे, तीसरे वेक्टर के निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 वेक्टर्स हैं, उन 10 वेक्टर्स को हमने ऐड करना है। तो ऐड हम इस तरह से करेंगे, उन सारे के सारे वेक्टर्स के हम कंपोनेंट्स निकालेंगे, एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स। अब एक्स कंपोनेंट्स को हम एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। हम एक्स कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, उसके सारे वाई, उन सारे वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे और जो एक्स कंपोनेंट्स होंगे उसके साथ यूनिट वेक्टर आई आ जाएगा, जो सारे वाई कंपोनेंट्स होंगे उनके साथ यूनिट वेक्टर ये जी आ जाएगा। तो ये हमारे पास जब हम कंपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो भी रिजल्टेंट बने, तो ये जो भी आंसर आया एक्स कंपोनेंट को जमा करके वाई कंपोनेंट्स को जमा करके जो आंसर आया ये रिजल्टेंट है उन सारे वेक्टर्स का, ठीक है। जिस तरह ये पिंक कलर में जो रिजल्टेंट है ये सिर्फ दो वेक्टर्स का है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दो वेक्टर्स का सिर्फ रिजल्टेंट ये है। तो अगर दो से ज्यादा हो तो भी उनका रिजल्टेंट हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे कि अगर वो 3 वेक्टर्स हैं या 4 वेक्टर्स हैं तो उनका भी रिजल्टेंट इसी तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। सिर्फ उनके एक्स कंपोनेंट्स को आपने जमा करना है और उनके वाई कंपोनेंट्स को ऐड करना है, ठीक है। जो एक्स कंपोनेंट्स होंगे उनके साथ यूनिट वेक्टर आई लिखा जाएगा, जो वाई कंपोनेंट्स हैं उनके साथ जे लिखा जाएगा।
द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज गिवन एज। अब जिस तरह हमने मैग्नीट्यूड देखी है कि मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, किसी भी वेक्टर की, कि जितने भी एक्स कंपोनेंट्स हैं उनको हम ऐड करते हैं उनका स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट्स का स्क्वायर, ठीक है, और होल स्क्वायर रूट। ये हम मैग्नीट्यूड को इस तरह से लिखते हैं। और अगर हमने एंगल कैलकुलेट करना हो कि एंगल थीटा जो है वो किसके बराबर है, या इसके ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है, लेट्स सपोज ये वाला, हम इसी वेक्टर की एग्जांपल ले लेते हैं जो पोजीशन वेक्टर था ये वाला। अब ये हमारे पास एक वेक्टर है। अब ये देखिएगा ये एक्स एक्सिस है और ये वेक्टर जो है वो इस तरह से इसके साथ कोई एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो हमें अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला यूज किया जाएगा। ये एक्सप्रेशन है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट किया, उस रिजल्टेंट कैलकुलेट के जितने भी वाई कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय आर एक्स किसके बराबर है, उस रिजल्टेंट वेक्टर के सारे एक्स कंपोनेंट्स, उनको हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये आर वाई किसके बराबर हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई, आर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स। अच्छा, सिमिलरली बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह की जिस तरह आप मैथमेटिक्स में एंगल कैलकुलेट करते हैं कि अगर एक वेक्टर आपको गिवन है या कोई भी लाइन आपको गिवन है, आपने उसका एंगल कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करते हैं, टेंजेंट रेशियो यूज करते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है, उसका y डिवाइडेड बाय x। तो इसी तरह इसका भी y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। अगर कोई एक वेक्टर है सिर्फ तो उसका a y डिवाइडेड बाय ax हो जाएगा, मतलब उस अकेले वेक्टर का सिर्फ y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो इसी तरह अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये आर वाई किसके बराबर हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई, आर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स। सिमिलरली फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स वी कैन दिस एज फॉलोज। तो अगर हमारे पास वेक्टर जो है वो ज्यादा वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो अगर वेक्टर 3 है या 3 से ज्यादा हैं या 10-15 वेक्टर्स हैं, तो उसके लिए हम रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि जो पहला वेक्टर होगा उसका एक्स कंपोनेंट प्लस दूसरा वेक्टर होगा उसका एक्स कंपोनेंट, तीसरे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, इसी तरह अगर फोर्थ वेक्टर भी है तो फोर्थ वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, इन सबको जमा करेंगे प्लस इन्हीं के y कंपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे, वेक्टर a का y कंपोनेंट, b का y कंपोनेंट, c का y कंपोनेंट, और अगर कोई फोर्थ वेक्टर है तो उसका y कंपोनेंट, इन सबको हम ऐड करेंगे और इसकी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। और इसी तरह अगर हमने एंगल कैलकुलेट करना है उस रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है, जो इनकी मदद से बना है रिजल्टेंट वेक्टर, तो उसका अगर हमने एंगल कैलकुलेट करना है कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये सारे के सारे y कंपोनेंट्स का सम आपने लिखना है ऊपर, डिवाइडेड बाय ये सारे x कंपोनेंट्स का सम लिख देना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये ax a y b y c y और इसी तरह ax b x c x, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर जो आपके पास एंगल आ जाएगा उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो इन कंपोनेंट्स की मदद से बनाया गया है। आगे हम स्टेप्स इसके कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेप्स फॉर फाइंडिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कि अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हमने कैलकुलेट करना, तो उससे स्टेप्स क्या हैं फाइंड करने के। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेक्टर जितने भी वेक्टर्स गिवन है आपके पास, सबसे पहले आप उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकाल लें। जिस तरह हमारे पास दो वेक्टर्स थे, ये वाले, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इसके हमने एक्स कंपोनेंट पहले फाइंड किया और फिर इसका वाई कंपोनेंट फाइंड किया। इसी तरह जो ये वेक्टर बी है इसका भी पहले हमने ये एक्स कंपोनेंट फाइंड किया और ये हमने इसका वाई कंपोनेंट फाइंड किया। तो पहला पॉइंट क्या है, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स। जितने भी वेक्टर्स गिवन हैं उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकाल लें। फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ आर एक्स ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय एडिंग ऑल द एक्स कंपोनेंट्स, ठीक है। जो आर एक्स रिजल्टेंट वेक्टर है इसको आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है, जितने भी एक्स कंपोनेंट है उन सबको जमा कर दें। इसी तरह आपने आर वाई या जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट है, वो किस तरह से आपने निकालना है, जितने भी वेक्टर्स आपको गिवन है उनके वाई कंपोनेंट्स निकालने, ठीक है, और उनको ऐड करते हैं।
पॉइंट नंबर 4 है मैग्नीट्यूड कैन बी फाइंड बाय फॉलोइंग फार्मूला। अब इसकी मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, r इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। जितने भी यहाँ पे तो सिर्फ एक वेक्टर की बताई गई है, अगर एक से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो उसके हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला हम पीछे देख चुके हैं। ठीक है, कि सारे x कंपोनेंट्स को ऐड करके स्क्वायर ले लें, फिर सारे y कंपोनेंट्स को ऐड करके स्क्वायर ले लें और सबका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर बाय यूजिंग। अगर आपने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो फाइंड करनी है तो इस फार्मूले से हम फाइंड करेंगे, जिस तरह हम पीछे देख चुके हैं कि वो किस तरह, वो क्या फार्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। तो थीटा इज द एंगल व्हिच द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये थीटा जो एंगल है, ये भी हम देखते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का क्या मतलब है। तो थीटा, ठीक है जी, ये वेक्टर का वो एंगल है जो वो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, इसको हमने थीटा कहा है। अच्छा, अब आर एक्स एंड आर वाई डिटरमिन्स द कोऑर्डिनेट इन व्हिच द रिजल्टेंट वेक्टर लाइज। अब जो हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट्स का सम आएगा, जिसको हमने रिजल्टेंट वेक्टर भी कहा हुआ है कि आर एक्स रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर है, कि एक्स कंपोनेंट्स का सम, और आर वाई रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर है, वाई कंपोनेंट्स का सम। अब ये डिफाइन करेगा रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और वो हमें क्या चीज बताएगी, आर एक्स और आर वाई के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर आर एक्स जो वेक्टर है ये भी प्लस में है, आर वाई का जो वेक्टर जो आर एक्स का कंपोनेंट है वो भी पॉजिटिव है, आर वाई का कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है वो पहले क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या है कि अगर आर एक्स नेगेटिव है, मतलब एक्स कंपोनेंट उसका नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट इसका पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो इससे ये जो टेबल है, ग्राफ बना हुआ, इससे आपने परेशान नहीं होना, इसकी डायग्राम आगे बनी हुई है, तो डायग्राम से मजीद आपको क्लियरली समझ आ जाएगी इसका क्या मतलब है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये एक्स कंपोनेंट अगर दो हैं, एक एक्स कंपोनेंट है एक वाई कंपोनेंट है, ठीक है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर का, तो दोनों अगर नेगेटिव हैं तो इट मींस के रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो अगर आर एक्स का वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और आर वाई का जो कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। ये इसकी डायग्राम है, यहाँ से हम इसको देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, कि जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं और उसका जो वेक्टर है वो यहाँ पे बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था कि जिसमें आर एक्स नेगेटिव था और आर एक्स पॉजिटिव था, और उसका जो रिजल्टेंट है वेक्टर का वो इस डायरेक्शन में बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था कि दोनों नेगेटिव हैं, कि आर एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव है, वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव है, और ये वेक्टर यहाँ पे बनेगा। और अगर एक इसका जो फोर्थ है, फोर्थ क्या था कि आर एक्स पॉजिटिव है और आर वाई नेगेटिव है, ठीक है, तो फिर आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं आर एक्स एंड आर वाई, इनकी मदद से हम उसका एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आर वाई जो रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट है और रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, इसकी मदद से हम इसके जो कंपोनेंट्स भी इसका जो एंगल है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एंगल किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, अगर तो ये दोनों पॉजिटिव है, आर वाई पॉजिटिव है, आर एक्स भी पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा, वेक्टर पहले क्वाड्रेंट में आएगा। अगर पहले क्वाड्रेंट में आएगा तो आपके पास वही एंगल होगा जो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू फाइव, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल फाइव बन रहा है तो आपके पास टोटल एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू फाइव। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये है कि अगर आपके पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो फिर आपके पास इसका मतलब है रिजल्टेंट वेक्टर दूसरे क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये दूसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसके लिए हमारे पास जो है वो एंगल किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ये मतलब है कि यहाँ से आपने ये एंगल लेना स्टार्ट करना है, यहाँ से, नीचे से एंगल नहीं लेना आपने स्टार्ट करना। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब है ये एंगल आप यहाँ से इसको कंसिडर करेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल किसके बराबर हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो किसके इक्वल बन रहा है, रेडियंस में 180। ठीक है, 180 डिग्री बन रहा है इसका, सॉरी रेडियंस में नहीं, इसका 180 डिग्री बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो अब जो वेक्टर है उसने एंगल क्या बनाया हुआ है, फाइव, तो टोटल एंगल किसके, आपको सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए थीटा, टोटल किसके बराबर हो जाएगा,
180 माइनस 5 इज इक्वल टू ये थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वेक्टर इस तरह से बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट का ये मतलब है कि आर वाई भी नेगेटिव है और आर एक्स भी नेगेटिव है। ये आर वाई और आर एक्स दोनों नेगेटिव हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। और थर्ड के लिए हमारे पास क्या होता है, एंगल किस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं कि 180 है और 180 से ये 5 एंगल ज्यादा है, तो इसका मतलब है टोटल एंगल हमारे पास क्या बनेगा 180 प्लस 5। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम किस तरह देखते हैं कि हमारे पास कंप्लीट जो रोटेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 360 होती है। एक जो सर्कल है ना उसकी कंप्लीट रोटेशन वो 360 होती है। अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कैलकुलेट करना है, सॉरी ये वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ एंगल बना रहा है 5, हमने ये वाला कैलकुलेट करना है, ये थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये टोटल 360 माइनस 5, ठीक है, थीटा इज इक्वल 360 माइनस 5 के। तो इसकी मदद से हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से हम जो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के। दो वेक्टर्स हैं उसको हम पिछले टॉपिक में 2.2 में हमने क्या देखा है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और यहाँ पे हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के। दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हैं इसकी दो काइंड्स होती हैं। जो पहला हम इसकी टाइप देखते हैं वो स्केलर प्रोडक्ट, और जो सेकंड देखते हैं वो है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, if the product of two vectors is a scalar quantity then the product is called scalar product। कि अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं और आपके पास जो रिजल्टेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो फिर आप उसको कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट ही देखेंगे, बाकी वेक्टर जो प्रोडक्ट है इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्केलर को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं कि ये दो वेक्टर्स हैं, ए, इन दोनों के दरमियान डॉट लगाया जाता है जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब हम स्केलर प्रोडक्ट को इस तरह से लिखते हैं, ये फार्मूला होता है स्केलर प्रोडक्ट का। अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर आ रहा है, ए बी कॉस थीटा, जिसमें ए जो है ये भी स्केलर है और बी भी स्केलर, और स्केलर जो वेक्टर है और सॉरी स्केलर ये नंबर है, और जो कॉस थीटा, थीटा इज ऑलरेडी ए कांस्टेंट, ठीक है। ये थीटा को वेक्टर या स्केलर नहीं है, तो ये एक नंबर है सिर्फ। तो आप देख सकते हैं कि ए डॉट बी या दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा। अब ये मैंने बोल्ड किए हुए हैं ए और बी, इसका मतलब है कि ये ए जो है ये भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो आंसर है वो ये आ रहा है ए बी कॉस थीटा, जिसमें ए भी स्केलर है, बी भी स्केलर है, और जो थीटा है वो भी जो है वो एक नंबर है, ठीक है, वो भी स्केलर क्वांटिटी है। तो इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, फिर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। कि जिन दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये उस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है, और ये थीटा दोनों के दरमियान एंगल है। तो ये यहाँ पे अब हम इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि हम फिजिकली इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए ये वेक्टर ए जो है ये ब्लू कलर में एक वेक्टर ए है और नीचे पिंक कलर में एक वेक्टर बी है। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो ये यूज किया जाता है कि आप दो वेक्टर्स को सबसे पहले एक कॉमन ओरिजिन के ऊपर लेके आए, ठीक है। ये देख लीजिए कि एक वेक्टर ये वाला है और जो वेक्टर बी जो है ये नीचे पिंक कलर में ये वेक्टर बी है। अब हम इन दोनों वेक्टर्स को एक कॉमन ओरिजिन के ऊपर लेके आएंगे। तो पहला इसका स्टेप ये वाला, पहला प्रिंसिपल इसका ये वाला कि दोनों वेक्टर्स को एक कॉमन ओरिजिन के ऊपर लेके आएंगे। अच्छा, अब सेकंड इसका जो स्टेप है वो जरा इंपॉर्टेंट और टेक्निकल है, वो आपने ध्यान से ये बात सुननी है कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये वेक्टर ए है, इसका हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, ये इसका प्रोजेक्शन बनेगा। अब आप प्रोजेक्शन को कंपोनेंट भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे प्रोजेक्शन का जो सही मतलब होता है वो हम लेते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं शेडो को या साई को कहते हैं। अब अगर जो ये वाला वेक्टर ए है, अगर यहाँ पे लाइट आ रही हो तो अगर इस वेक्टर को हम उस लाइट के पाथ में रखें तो उसका जो शेडो है वो नीचे ये बनेगा, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये वाला जो वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन ये नीचे बन रहा है
जिसको हम कहेंगे यहाँ इसका x कंपोनेंट भी कहेंगे, और x कंपोनेंट किसका किसके वेक्टर a का x कंपोनेंट किसके बराबर है, a cos थीटा के। इसी तरह ये वाला जो वेक्टर b है वो एज इट इज नीचे जो है वो हम उसको रहने देंगे। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन आपने इस तरह से करनी है कि वेक्टर a का जो x कंपोनेंट है उसको वेक्टर b से मल्टीप्लाई कर देना, सिर्फ ये मतलब है स्केलर प्रोडक्ट का। अब देख लीजिए जो वेक्टर a है इसका x कंपोनेंट क्या है, a cos थीटा मल्टीप्लाई बाय ये वेक्टर b, ये आपके पास टोटल क्वांटिटी क्या देगा, a b cos थीटा। अच्छा, ये फार्मूला भी नीचे लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ वेक्टर ए डेट पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अमाउंट ऑफ वेक्टर ए का मतलब है कि वेक्टर ए का कितना कंपोनेंट या उसका कितना प्रोजेक्शन वेक्टर बी के अलोंग है। ठीक है, ये वेक्टर बी पिंक कलर में है और ये जो डॉटेड लाइन में है ये कंपोनेंट है या प्रोजेक्शन है वेक्टर ए का। तो ये वेक्टर ए का प्रोजेक्शन या कितना प्रोजेक्शन वेक्टर बी के अलोंग है उसको हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और वो किसके बराबर है, ये लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ वेक्टर ए मतलब डेट पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, और वो किसके बराबर है, a cos थीटा। अच्छा, अब ये है a डॉट बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें कि ये जो वेक्टर a है उसका ये डॉटेड लाइन में ये x कंपोनेंट है। ठीक है, अब सही तौर पर इसका मतलब ये होता है दो वेक्टर्स को ऐड करने का कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन आप दूसरे के ऊपर ड्रॉ करें, जिस तरह मैंने वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर ड्रॉ किया। अब आप ये देखें, आपने इस तरह से ड्रॉ करना है प्रोजेक्शन आपने इस तरह से ड्रॉ करना है कि जो प्रोजेक्शन है वो वेक्टर की डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो फिर आप उस प्रोजेक्शन को इस वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो a डॉट बी यहाँ पे आप देखिएगा कि ये प्रोजेक्शन जो है a cos थीटा वो ax के बराबर है, और साथ जो b था वो हमने एज इट इज लिख लिया, जो वेक्टर b था। तो ax किसके बराबर है, a cos थीटा के। ठीक है, इसका x कंपोनेंट a cos थीटा ही होता है ना, ax इज इक्वल टू a cos थीटा, और a डॉट b किसके बराबर होगा, ax की जगह पे a cos थीटा पुट करें मल्टीप्लाई बाय b, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा ab इज इक्वल टू ab cos थीटा। अच्छा, अब हम इसकी एक और एग्जांपल भी थोड़ी सी कंसिडर करते हैं। ये वाली ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ये कोई इतना मुश्किल नहीं है चीज़ ये वाली। तो इसमें हमने ये देखना है कि पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, ये वाला जो वेक्टर ए है इसका प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर वेक्टर ए को आप इस तरह से कंसिडर करें, वेक्टर बी को आप इस तरह से ले लें, तो मतलब दोनों को स्विच कर दें वेक्टर्स को, तो फिर हम देखेंगे कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी उसी के इक्वल ही आएगा, मतलब ए बी कॉस थीटा के। तो ये देखिएगा वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन है वो ये बनेगा। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन आपने ड्रॉ कर लेना, ये वेक्टर ए इसका ये प्रोजेक्शन बन रहा है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए cos थीटा के। अब आप देखिएगा ये ए cos थीटा जो एक्स कंपोनेंट है वो बी के अलोंग है, तो ए cos थीटा मल्टीप्लाई बाय बी, तो वो फिर भी आपके पास आंसर वही आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। अब इस डायग्राम की तरफ आते हैं, ये पहली डायग्राम है आपकी बुक की स्केलर प्रोडक्ट में। तो ये वेक्टर b है और ये वाला जो है ये वेक्टर a है। ठीक है, सबसे पहले हमने इन दोनों को कॉमन रीजन से ज्वाइन किया और ये थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। अब आप वेक्टर b का प्रोजेक्शन ड्रॉ करें वेक्टर a की बजाय, ये वेक्टर b है, इसका प्रोजेक्शन या इसका कंपोनेंट आप ड्रॉ करें तो वो किसके बराबर आएगा, जो b का कंपोनेंट x कंपोनेंट है वो किसके इक्वल होगा, b cos थीटा के। तो इट मींस के b का जो x कंपोनेंट वो a वेक्टर के अलोंग है। ठीक है, ये जो पिंक कलर में डॉटेड लाइन है ये x कंपोनेंट है वेक्टर b का, और ये वेक्टर a के अलोंग है। तो अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई बाय b cos थीटा, तो फिर भी हमारे पास आंसर वही आएगा a b cos थीटा। तो इट मींस कि आप जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन मर्जी ले लें आपके पास आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपके पास सेम आएगा। ठीक है जी, अब इसके हम एग्जांपल लेते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। Example इसके work done is equal to effective component of force in direction of displacement multiply by जो displacement है। अब effective component of force in direction of displacement इसका क्या मतलब है, ये आपके पास कोई मैस है जिसको आप ये force F लगा के इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है, उसको खींच रहे हैं। तो अगर आप ये फोर्स जो है ये आप देखिएगा इसके कंपोनेंट ड्रॉ करें, ये इसका y कंपोनेंट है और ये इसका x कंपोनेंट है। अब आप देखिएगा ये x कंपोनेंट ये डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, इसका x कंपोनेंट, मतलब आपने वो कंपोनेंट देखना है जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हो, दूसरे वेक्टर के अलोंग हो, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका x कंपोनेंट अब आप देख सकते हैं, इसका x कंपोनेंट कौन सा है, f cos थीटा,
और ये डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है, तो इसको हम फिर कहेंगे इसका एफ कंपोनेंट किसके बराबर है, एफ कॉस थीटा, और ये डिस्प्लेसमेंट अब एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी, तो ये वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा, ये एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। ये इसकी एग्जांपल है स्केलर प्रोडक्ट की। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि सिंस a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा एंड b डॉट a इज इक्वल टू b a cos थीटा इज इक्वल टू a b cos थीटा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप वेक्टर a का प्रोजेक्शन लें या b का प्रोजेक्शन लें, डजंट मैटर, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास आंसर वही आएगा a b cos थीटा। तो इट मीन्स आप a डॉट b करें या b डॉट a करें, आपके पास आंसर a b cos थीटा आएगा। तो इसका ये मतलब है कि ये जो दो वेक्टर्स, ये a डॉट b और b डॉट a, ये दो क्या हैं, ये कम्यूटेटर हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों ये कम्यूट करते हैं कि a डॉट b को आप b डॉट a के इक्वल लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इररेलेवेंट, इन अदर वर्ड्स स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव का ये मतलब है कि आप a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। तो अगर आप दो परपेंडिकुलर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जीरो आएगा, आंसर जीरो क्यों आएगा, एक ये स्केलर प्रोडक्ट है, एक ये वाला वेक्टर है, ठीक है, आई डायरेक्शन में, दूसरा ये वाला जे डायरेक्शन में, तीसरा ये है के डायरेक्शन में। तो अगर आप इनका स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो अगर दो वेक्टर हैं, एक ये a वेक्टर आप कंसिडर कर लें जो इस डायरेक्शन में है, b कंसिडर कर लें जो इस डायरेक्शन में है, और c कंसिडर कर लें जो इस डायरेक्शन में है, दोनों के दरमियान अगर आप एंगल लेते हैं तो एंगल दोनों के दरमियान क्या आएगा, 90। अब वेक्टर a की मैग्नीट्यूड लें, वेक्टर b की मैग्नीट्यूड लें, और दोनों के दरमियान एंगल जो है वो एंगल 90 के इक्वल है, तो cos 90 जीरो के इक्वल होता है। तो इट मींस कि कोई से भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, उनका जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आप ये देख लें कि ये जो है यूनिट वेक्टर मैंने y एक्सिस के लॉन्ग लिख दिया है, ये j एक्सिस, ये जो है j जो है ये x एक्सिस के लॉन्ग लिख दिया है, और ये इस डायरेक्शन में है। तो ये बात याद रखिएगा कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ हम एक कन्वेंशन लेते हैं, ठीक है, कि x एक्सिस को i में लिखेंगे, y एक्सिस को j में लिखेंगे, और z एक्सिस को k में लिखेंगे। तो आप या फिर आप ये कंसिडर कर लें कि आप इसी को रोटेट करके लिख लें, आप इसको x एक्सिस कह दें, इसको y कह दें और इसको z कह दें। आप अगर आपने इसको x ही लेना है तो फिर आप ये कह लें कि इसको आपने रोटेट कर दिया, तो ये कोऑर्डिनेट से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक कन्वेंशन है रिप्रेजेंट करने की i, j और k को। तो इसके बाद in case of unit vectors I, J and K since they are mutually perpendicular, therefore, अच्छा अब तीन वेक्टर हैं, अब एक ये है I, एक J है, और तीसरा ये वाला है ये K। तो इनसे इनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लें I और J का लें, ठीक है, I और J का डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों के दरमियान भी एंगल 90 है, तो इसका इट मींस कि इसका भी जीरो आएगा। अगर J और K का लें तो ये J और K, ये दोनों वेक्टर्स के दरमियान भी एंगल 90 है, इनका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो आएगा। अगर K और I है, इन दोनों के दरमियान भी एंगल 90 है, और इन दोनों का भी जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आएगा। तो I J, J K या K I का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल आएगा। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, दस फॉर पैरेलल वेक्टर थीटा इज इक्वल टू जीरो। पैरेलल वेक्टर है कि ये वाला A और दूसरा ये वाला वेक्टर B है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, दोनों के दरमियान एंगल जीरो होगा, और यहाँ पे अगर आप पुट करें cos थीटा की जगह पे जीरो पुट करें तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा ना, तो a डॉट बी आ जाएगा। तो अगर एंटी पैरेलल आप लेते हैं, एंटी पैरेलल अगली प्रॉपर्टी इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अच्छा चलें पहले पैरेलल का ही यूनिट वेक्टर देख लेते हैं, i डॉट i, j डॉट j या k डॉट k। तो इट मींस कि ये दो वेक्टर हैं, ये भी i वेक्टर है, ये भी i वेक्टर है, या ये भी j वेक्टर है, ये भी j वेक्टर है, या ये भी k वेक्टर है और ये भी k वेक्टर है। इनके केस में आपके पास आंसर क्या आएगा, ये आंसर आपके पास 1 नहीं आएगा, ठीक है, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री। तो आपके पास अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल 0 है तो इट मींस के उनका जो प्रोडक्ट होगा या स्केलर प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k ये 1 के इक्वल है। और एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल में क्या होगा, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा की जगह पे आप 180 पुट करेंगे। एंटी पैरेलल ये मतलब है कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरा ये, दोनों के दरमियान एंगल 180 है।
तो a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 माइनस ए बी के इक्वल, कॉस 180 माइनस 1 के इक्वल होता है और माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ए बी। द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। सेल्फ प्रोडक्ट का ये मतलब है कि एक वेक्टर को उसी से ही उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये cos 0 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को इस तरह से लिखे जाएंगे ए डॉट बी, ये किसके बराबर है, ए वेक्टर जो है उसके रेक्टेंगुलर, अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ये हैं मल्टीप्लाई बाय बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ये हैं। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, आप जरा एक दफा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मल्टीप्लाई आपने इस तरह से करना है कि x कंपोनेंट को सिर्फ x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, y को y के साथ मल्टीप्लाई करना है और z को z के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आप देखेंगे ax को bx से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ आ जाएगा i और i। ठीक है, और i डॉट i का आंसर 1 है, तो इसका मतलब है आपके पास आंसर आ जाएगा ax bx। इसी तरह ay को by से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ आंसर आ जाएगा j डॉट j, और j डॉट j का आंसर भी 1 के इक्वल है। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो है वो AC और BC आ जाएगा, साथ k डॉट के आ जाएगा और k डॉट के 1 के इक्वल है। तो ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी दो वेक्टर्स की। अब यहाँ पे हम देखते हैं a डॉट b किसके इक्वल है, ax bx, ay by और az और bz, और साथ ही किसके इक्वल होता है, ab cos थीटा के। अब यहाँ पे आप देखिएगा cos थीटा, अगर यहाँ पे आप cos थीटा निकाल लेना, ये a डॉट बी किसके इक्वल है, ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल है, ए बी डिवाइडेड बाय ये इन दोनों की मैग्नीट्यूड ए बी, तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये दोनों वेक्टर हैं, डिवाइडेड बाय ए बी। तो a डॉट बी की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, ये वाली ax bx ay by और az bz डिवाइडेड बाय ए बी एज इट इज। तो आप cos थीटा में a डॉट बी की ये वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय ए बी की ये वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास ये cos मतलब वो एंगल आ जाएगा। ठीक है, cos थीटा। तो ये आपका आज का टॉपिक था। आज के टॉपिक्स, आज का जो लेक्चर उसमें हमने ये 3 टॉपिक्स जो हैं ये कवर किए हैं। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।